हेलो एंड वेलकम एवरीवन, मेरा नाम है अंकित मिश्रा और आप देख रहे हैं आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है मेंस्ट्रुअल साइकिल। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि फीमेल बॉडी के अंदर बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो हमें मेल बॉडी के अंदर देखने को नहीं मिलते हैं। ये हार्मोन्स बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होते हैं फीमेल बॉडी के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल्स को ऑपरेट करने के लिए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपसे बात किया हुआ था एग के डेवलपमेंट के बारे में, oogenesis के बारे में। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि जब हमारा oogenesis होता है तो उस टाइम पे भी बहुत सारे जो हार्मोन्स होते हैं फीमेल बॉडी के अंदर वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। यहाँ पे भी सेम इसी तरीके से होता है। फीमेल बॉडी के अंदर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है यहाँ पे भी बहुत सारे हार्मोनल चेंज हमें फीमेल बॉडी के अंदर देखने को मिलते हैं जो बेसिकली एग के डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो बेसिकली हमारे ओवरी के डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और जो शायद हमारे प्रेगनेंसी के लिए भी काफ़ी हद तक इम्पॉर्टेंट होते हैं। आज इस वीडियो सेगमेंट में मैं बात करूंगा इसी तरीके के कुछ इंपॉर्टेंट हार्मोन्स के बारे में, जिसके बारे में जान करके आपको जो है थोड़ी सी नॉलेज जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल को लेकर के इन्हेंस हो जाएगी। साथ में हम लोग बात करेंगे कि हमारा ब्रेन इन सारी चीज़ों को ऑपरेट कैसे करता है और जो हमारी फीमेल्स होती हैं उन्हें किस किस तरीके के कॉम्प्लिकेशन से होकर के गुजरना पड़ता है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो आज मैं जिन हार्मोन्स के बारे में आपसे बात करने वाला हूँ उसमें कुछ इंपॉर्टेंट हार्मोन्स हैं जैसे कि GnRH, LH, FSH, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन। ये कुछ ऐसे हार्मोन्स हैं जिनके बारे में आज हम बात करेंगे कि ये हार्मोन्स कब, कैसे और क्यों और किस तरीके से अपना फंक्शन करते हैं, रेगुलेशंस करते हैं। आशा करता हूँ कि आज के इस वीडियो सेगमेंट के बाद में मेंस्ट्रुअल साइकिल को लेकर के आपको सारी कन्फ्यूजन्स क्लियर हो जाए, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक बटन जरूर दबा दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो को मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। सबसे पहले अगर मैं मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करूं तो आप सभी ने एनसीईआरटी में बात करता हूं या फिर अगर मैं किसी और भी किताबों की बात करूं तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर आपको ये ग्राफ ज़रूर देखने को मिलता है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस ग्राफ को दिखाने के लिए जो सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात आती है कि इस कंप्लीट ग्राफ में आपकी पूरी एक साइकिल मेंस्ट्रुअल साइकिल की ख़त्म होती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है वो हर फीमेल्स इसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। जो नहीं जानते वो जान ले कि मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज़ की होती है और वो सारी फीमेल्स जो प्रेग्नेंट नहीं होती हैं उनके अंदर ये सारी साइकिल जो हैं वो 28 डेज़ के अंदर चलती रहती हैं। थोड़ा डेज़ ऊपर नीचे हो जाते हैं कभी कभार, वो दूसरी चीज़ है। 1 मंथ आप बोल सकते हो, 1 मंथ की ये साइकिल होती है और ये साइकिल जो है 1 से लेकर के 28 दिनों के बीच में चलती है एक बार में। इन साइकिल के चलने से क्या होता है, दरअसल ये साइकिल ही वो साइकिल है जिसके अंदर हमारे ओवम का डेवलपमेंट होता है, हमारी ओवम फर्टिलाइजेशन के लिए तैयार होती है। कुल मिलाकर के इस साइकिल का हमें यहाँ पे यही लेना देना है। इस साइकिल से हमें यही बात पता चलती है कि किस तरीके से हमारी जो साइकिल्स हैं वो अपना काम करती हैं, अपना फंक्शन करती हैं और फंक्शंस के साथ में उनके अंदर कौन कौन से चेंजेस आते हैं हमारे ओवम के अंदर, उनके फॉलिकल्स का डेवलपमेंट कैसे होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो इस ग्राफ को कई फेजेस में हमने डिवाइड कर रखा है, तो बहुत ही ध्यान से आप इसको देखिएगा। सबसे पहले अगर मैं बात करूं डे वाइज तो हमने इनको 2 फेजेस में डिवाइड किया हुआ है। अगर मैं इनके स्ट्रक्चर्स को लेकर के बात करूँ तो आपको पता है कि प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया है कि हमारे जो ओवम का डेवलपमेंट होता है वो फॉलिकल्स में होता है। किस में होता है? फॉलिकल्स में। इसलिए जब तक हमारे ओवम का डेवलपमेंट फॉलिकल्स में होगा उस फेज को हम लोग फॉलिक्यूलर फेज कहेंगे। ये दरअसल 1 से लेकर के 14 दिनों के बीच का समय होता है। मतलब 1 से लेकर के 14 दिनों तक जब हमारी ओवम फॉलिकल्स में डेवलपमेंट करती है उस टाइम के फेज को हम लोग फॉलिक्यूलर फेज के नाम से जानते हैं। वहीं पे दूसरी साइड की अगर मैं बात करूं, जब हमारा ओवम जो है अपने फॉलिकल से रिलीज़ होकर के फैलोपियन ट्यूब या यूटेराइन ट्यूब में जाता है तो उस कंडीशंस को हम लोग ल्यूटियल फेज बोलते हैं या ल्यूशियल फेज बोलते हैं। अब इन दोनों जगहों पे हार्मोन्स के लेवल को थोड़ा आप समझिए। फॉलिक्यूलर फेज जाना जाता है एस्ट्रोजन के लिए। यहाँ पे एस्ट्रोजन आपके थोड़े ज़्यादा होंगे LH के मुकाबले, और जस्ट यही चीज़ उल्टा हो जाता है ल्यूटियल फेज में। इस फेज में क्या होता है कि यहाँ पे LH हार्मोन ज़्यादा होता है। यहाँ पे आपको FSH का सिक्रीशन ज़्यादा देखने को मिलता है और यहाँ पे LH का सिक्रीशन ज़्यादा होता है। यहाँ पे एस्ट्रोजन ज़्यादा होता है, प्रोजेस्टेरॉन कम होता है। प्रोजेस्टेरॉन एक हार्मोन्स है,
इसके बारे में हम लोग अभी आगे बात करेंगे। और यहाँ पे जस्ट उल्टा होता है, यहाँ पे क्या होता है, प्रोजेस्टेरॉन ज़्यादा हो जाता है और जो एस्ट्रोजन है वो कम हो जाता है। दोनों को ध्यान से सुनिएगा, कहीं ना कहीं आपको लग रहा होगा कि एफएसएच बढ़ रहा है तो एस्ट्रोजन भी बढ़ रहा है, इसका मतलब एफएसएच का एस्ट्रोजन से कुछ लेना देना है, डेफिनेटली है। क्यों है इसके बारे में अभी हम लोग बाद में बात करेंगे। एलएच जो है वो दूसरे फेज में, मतलब जब 14 डेज तक क्या होता है, फॉलिक्यूलर फेज होता है। फॉलिक्यूलर फेज में क्या होता है, एफएसएच हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ज़्यादा होता है, एस्ट्रोजन भी ज़्यादा होगा, प्रोजेस्टेरॉन कम होगा। एलएच में जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। बट एफएसएच और एलएच, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, ये दोनों एक साथ ही में एक दूसरे से मिल करके काम करते हैं। कैसे काम करेंगे उसके बारे में अभी हम लोग बात करेंगे। ये तो हो गया फेजेस की बात। अब अगर मैं पूरे मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करूं तो कहां कहां पे किस तरीके का चेंज होता है, आइए अब हम इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले अगर आप यहां पे ध्यान दीजिए तो यहां पे आपको देखने को मिल रहा है ओवेरियन साइकिल। क्या देखने को मिल रहा है, ओवेरियन साइकिल। और यहां पे आपको देखने को मिल रहा है मेंस्ट्रुअल या फिर यूट्राइन साइकिल। अब अगर मैं आपसे बात करता हूं तो ये वो हिस्सा है जो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड का हिस्सा है, एफएसएच एंड एलएच। ये हिस्सा पिट्यूटरी ग्लैंड का है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड में चेंजेस हो रहे हैं। और ये हिस्सा है हमारे ओवरी का, जहां पे हमारे फॉलिकल का डेवलपमेंट हो रहा है, राइट। ये पूरा हिस्सा किसका है, हमारे ओवरी का है, ठीक। और उसके बाद नीचे का जो हिस्सा है, ये हिस्सा हमारे यूट्रस का है। तो ये तीन हिस्से में हमारी चीज़ें बटी हुई हैं। यूट्राइन साइकिल है, एक पिट्यूटरी ग्लैंड का है और एक ओवेरियन साइकिल है। तो तीन जगह पे तीन तरह की चीज़ें चलती हैं। ध्यान सुनिएगा मेरी बात, मैंने कहा तीन जगह पे तीन तरह की चीज़ें चलती हैं। क्या क्या देखना है तीनों फेज में, ध्यान से सुनिएगा। पिट्यूटरी ग्लैंड दो हार्मोन्स रिलीज करती है, एक एफएसएच करती है और एक एलएच करती है। लेकिन एफएसएच और एलएच को जो प्रमोट करता है वो करता है जीएनआरएच, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स, जिसे कौन रिलीज करता है, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस अगर इस हार्मोन्स को रिलीज करता है तो एफएसएच और एलएच भी रिलीज होती है। अगर हाइपोथैलेमस काम नहीं करेगा तो एफएसएच और एलएच एक नॉर्मल लेवल पे चलती रहेंगी। बात समझ में आ रहा है आपको। तो मैंने आपसे ये कहा कि जब तक जीएनआरएच रिलीज नहीं होगी तब तक एफएसएच और एलएच जो है वो नॉर्मल लेवल पे रहेंगी। बात क्लियर हुआ। जीएनआरएच कौन रिलीज कर रहा है, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस का हार्मोन्स कहाँ आता है, पिट्यूटरी। फिर कहाँ जाता है, जिस ऑर्गन्स में उसको जाना है। तो यही एफएसएच एलएच जब जीएनआरएच से इंफॉर्मेशन पाता है तो ये रिलीज होता है और रिलीज होकर कहाँ पहुँचता है, ओवरी में। और ओवरी में जा करके वहाँ पे एस्ट्रोजन को और प्रोजेस्टेरॉन को अफेक्ट करता है। कैसे करता है, उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और इन हार्मोन से इस हमारे यूट्रस के मेम्ब्रेन पे क्या प्रभाव पड़ेगा उसके बारे में भी आपको जानना है। ओके, क्लियरली। अब आगे हम लोग चलते हैं। सबसे पहले मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। मेंस्ट्रुअल साइकिल एक मंथली सीक्वेंस साइकिल है जिसके अंदर हम दो फेजेस को देखते हैं, ओवेरियन फेज और यूट्राइन फेज। लेकिन यहाँ पे ये बात कहना बिल्कुल गलत होगा। हाँ, नो डाउट कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम दो चीज़ों को देखते हैं, ओवरी को और यूट्रस को, राइट। तो इस टाइम पे हम ये ध्यान में रखना होता है कि फीमेल्स के ओवरी में क्या चेंजेस हो रहे हैं और फीमेल के यूट्रस में क्या चेंजेस हो रहे हैं। लेकिन चेंजेस तो एक जगह और होते हैं, कहाँ पे, पिट्यूटरी ग्लैंड में। इसीलिए आपको यहाँ पे बगल में पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में भी बता दिया है कि ये जो सारे चेंजेस होते हैं, ये सारे हार्मोनल चेंजेस डिपेंड करते हैं हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड पे। हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड जिस तरीके का हार्मोन्स रिलीज करेगा, हमारी बॉडी उसी तरीके से, या हमारी ओवरी या हमारे यूट्रस का डेवलपमेंट उसी तरीके से होगा। ये टोटल साइकिल 28 डेज की एवरेज होती है। जैसा कि मैंने कहा कि ये समय बढ़ सकता है, घट सकता है। आगे कहते हैं कि ड्यूरिंग ईच साइकिल ओवरी रिलीज एन oocytes। हर साइकिल के बाद ओवरी oocytes को रिलीज करती है फॉर रेडी फॉर द फर्टिलाइजेशन। और वो जाती है कहाँ पे, फैलोपियन ट्यूब में, जहाँ पे वो फर्टिलाइजेशन के लिए तैयार रहती है। अगर उसको स्पर्म मिलता है तो फर्टिलाइजेशन होता है और अगेन दूसरी मेंस्ट्रुअल साइकिल चलनी बंद हो जाती है। लेकिन अगर उस एग का फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ फैलोपियन ट्यूब में तो वो एग वेजाइना के थ्रू बाहर हो जाती है और नई साइकिल चलनी स्टार्ट हो जाती है। हमारी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसको बेसिकली हम लोग दो फेजेस में डिवाइड करते हैं, फॉलिक्यूलर फेजेस जिसके अंदर हम फॉलिकल्स के डेवलपमेंट को देखते हैं और ल्यूसियस फेजेस जिसके अंदर हम लोग कार्पस ल्यूटियम के
डेवलपमेंट को देखते हैं। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे अब हम आगे बात करते हैं और बात करते करते आपसे डिस्कस करते हैं सारे प्रोसेस को एक एक करके। सबसे पहले फेज यहाँ पे आपको छोटा सा ग्राफ दिखाया हुआ है जो कि 1 से लेकर के 7 दिनों के टाइम का है। जनरली इस टाइम को हम लोग मेंस्ट्रुएशन टाइम बोलते हैं। इस टाइम में क्या होता है, 1 से लेकर के 5 दिनों का ये टाइम होता है। बेसिकली कई किताबों में 1 से लेकर के 5 दिन बताता है, पर कई किताबों में ये 1 से लेकर के 7 दिनों के बीच का टाइम बताता है। और ये आते हैं फॉलिक्यूलर फेज के अंदर। किस फेज के अंदर आते हैं? फॉलिक्यूलर फेज के अंदर आते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि फॉलिक्यूलर फेज के हाफ फेज के अंदर बॉडी में क्या क्या चेंजेस होते हैं, आइए देखते हैं। शुरुआत में क्या होता है कि जब मेंस्ट्रुअल साइकिल का स्टार्ट होने वाला रहता है तो वो पहला दिन होता है। पहले दिन में जो फीमेल की एंडोमेट्रियम वॉल होती है, जो भी यूट्रस में होती है, कहाँ होती है? यूट्रस में होती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि फीमेल की, मान लीजिए ये आपकी फीमेल की यूट्रस है, तो फीमेल की यूट्रस पे इस पोर्शन की साइड पे एंडोमेट्रियम वॉल होती है। ये जो एंडोमेट्रियम वॉल होती है, इस पे जो होती है थिकनिंग हो जाती है। एंडोमेट्रियम वॉल थिकनिंग हो जाती है, थिक हो जाती है, इस पे इसकी लेयर इंक्रीजेज रहती है। और जब पहले दिन मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है तो उस टाइम पे ये वॉल जो है वो धीरे धीरे कटना शुरू हो जाता है। मतलब धीरे धीरे ये वॉल जो है ब्लीडिंग के फॉर्म में बाहर आना शुरू होता है। फीमेल बॉडी के अंदर, फीमेल बॉडी के बाहर आना शुरू होता है ब्लीडिंग के फॉर्म में, ब्लड के फॉर्म में। ये 1 से लेकर के 5 दिनों का टाइम होता है। इस टाइम में काफ़ी क्रूशियल टाइम होता है फॉर द फीमेल। काफ़ी हद तक ये काफ़ी पेनिक भी होते हैं। कई फीमेल्स के अंदर ये काफ़ी हद तक पेनिक देखने को मिले हुए हैं, बट नॉर्मल पेन होता है। अगर फीमेल्स अच्छी तरीके से, पूरी तरीके से खान पान पे ध्यान रखे तो उसमें ये सारी कॉम्प्लिकेशंस हमें देखने को नहीं मिलती है। लेकिन अगर फीमेल जो है खाने पीने में लापरवाही बरतती है तो उसका सीधा इफेक्ट जो है उसके मेंस्ट्रुअल साइकिल के ऊपर भी पड़ता है। तो ये सारी बातों को आपको थोड़ा सा ध्यान में ज़रूर रखना है, क्योंकि अगर आप इन बातों को ध्यान में रखेंगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए ये सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी और इम्पॉर्टेंट बन जाएंगी और आपको सिंपली समझ में आ जाएगा। तो जैसा कि मैंने कहा कि शुरुआत में क्या होता है कि ये मेंस्ट्रुएशंस का टाइम होता है। इस समय जो हमारी एंडोमेट्रियम वॉल है वहाँ से ब्लड और थोड़ा सा मीट जैसा, मांस जैसा जो है वो टुकड़ा जो है वो ब्लीडिंग के फॉर्म में विजाइना के थ्रू बाहर निकलता है। ठीक, ये तो हो गई बात यूट्रस की कहानी जो हमें दिखाई देती है। लेकिन कैसा हार्मोनल चेंज हुआ इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। जब पहला दिन शुरू होता है तो उस टाइम पे हमारी ब्रेन से, हाइपोथैलेमस से GnRH रिलीज होता है। सबसे पहला काम यही होता है कि पहले दिन GnRH रिलीज होता है। GnRH के रिलीज होने से जो हमारा FSH है और जो LH है वो बहुत ही हाई लेवल में FSH रिलीज होता है और लो लेवल में LH रिलीज होता है। ध्यान सुनिएगा, मैंने कहा कि हाई लेवल में FSH रिलीज होता है और लो लेवल में LH रिलीज होता है, जैसा कि आपको ग्राफ में दिखाई दे रहा है। FSH के रिलीज होने से क्या फ़ायदा होता है? देखिए, जैसा कि आप सबको पता होगा कि लास्ट टाइम मैंने वीडियो में बताया हुआ था कि जिस समय हमारे एग का डेवलपमेंट हो रहा होता है, तो एग का डेवलपमेंट होता है तो उसके चारों तरफ ग्रैनुलोसा की लेयर बनती है। ये ग्रैनुलोसा की लेयर ही फॉलिकल्स कहते हैं, जो फॉलिकल कहलाती है, और इसी के अंदर हमारे ओवम का डेवलपमेंट होता है। राइट, ओवम के चारों तरफ एक ग्रैनुलोसा की लेयर बनती है और इसी लेयर से रिलीज होती हैं हमारी फॉलिकल सेल और एस्ट्रोजेंस। अब यहाँ पे जब FSH आता है तो वो कहीं ना कहीं एस्ट्रोजन के रिलीज को इंक्रीज करता है, मतलब कि बढ़ावा देता है, बढ़ाता है। तो एस्ट्रोजन का रिलीज होना ये FSH है। FSH आएगा तो एस्ट्रोजन रिलीज होगा, और FSH कब आएगा? जब GnRH हाइपोथैलेमस से आएगा। तो हाइपोथैलेमस से GnRH ने इंफॉर्मेशन दिया पिट्यूटरी को। पिट्यूटरी कौन कौन हार्मोन रिलीज करता है? FSH एंड LH। ठीक, और उसके बाद में ये जाएगा ग्रैनुलोसा, जो सेल्स है हमारी फॉलिकल्स की, जो अभी जो लेयर बनी हुई है, वहाँ से एस्ट्रोजन धीरे धीरे रिलीज होगा। जब एस्ट्रोजन धीरे धीरे रिलीज होगा तो एस्ट्रोजन के स्लोली रिलीज होने का इंफॉर्मेशन पहुँचता है ब्रेन में। कहाँ पहुँचता है? ब्रेन में वापस पहुँचता है ये इंफॉर्मेशन कि FSH बहुत धीरे धीरे रिलीज हो रहा है, जिससे GnRH अपने सिक्रीशंस को रोक देता है, और LH और FSH बहुत ही आराम से यहाँ तक आते हैं। देखिए, अब यहाँ से शुरुआत में जब एक बार FSH और LH रिलीज हुआ, उसके बाद GnRH तक ये इन्फॉर्मेशन गई और GnRH ने अपने रिलीजियन को रिलीज होने को रोक दिया। अब LH और FSH जो है वो नॉर्मली अपना आगे की तरफ बढ़ती रहती है और फॉलिकल का डेवलपमेंट होता रहता है। जैसे जैसे फॉलिकल का डेवलपमेंट होगा, एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता चला जाएगा। ध्यान सुनिएगा, जैसे जैसे फॉलिकल का डेवलपमेंट हुआ,
एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि ग्रेनुलोसा की सेल्स के नंबर क्या हो रहे हैं? इंक्रीज हो रहे हैं। जैसे जैसे फॉलिकल थिक होती चली जाएगी, धीरे धीरे एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ेगा। एस्ट्रोजन का लेवल क्या होगा? बढ़ेगा। बट जैसा कि मैंने आपको बताया कि एस्ट्रोजन का लेवल तो बढ़ेगा, बट एलएच जो है हमारा ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन जो है, प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम रहेगा। ठीक, एफएसएच का लेवल देखिए अभी धीरे धीरे जैसे जैसे ये आगे जाएगा एफएसएच का लेवल बढ़ेगा। तो जो लिखा हुआ एक बार उसको पढ़ लेते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज हाई लेवल ऑफ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। ये किसके थ्रू रिलीज हुआ? पिट्यूटरी ग्लैंड के थ्रू। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड ने हार्मोन रिलीज किया, हाई अमाउंट में एफएसएच, लो अमाउंट में एलएच। एफएसएच ने स्टिमुलेट किया फॉलिकल इन द ओवरी। जो फॉलिकल ओवरी में है, ये हमारे कहाँ पे है? फॉलिकल ओवरी में। इनके डेवलपमेंट को एफएसएच ने जो है वो इंक्रीज किया, प्रोड्यूस लो लेवल ऑफ एस्ट्रोजन, और यहां से धीरे धीरे एस्ट्रोजन रिलीज होना शुरू हो गया। देखिए बहुत ध्यान से देखिए, पहले प्रोजेस्टेरोन ज्यादा था, एस्ट्रोजन ज्यादा रिलीज हुआ, लेकिन प्रोजेस्टेरोन उसके मुकाबले थोड़ा सा कम ही रहा। लो लेवल ऑफ एस्ट्रोजन, अगर एस्ट्रोजन का लेवल जब लो रहता है तो उस टाइम तक एलएच भी बहुत ज्यादा सिक्रीट नहीं होता है। ध्यान सुनिएगा, अगर एफएसएच का लेवल लो है तो एलएच का लेवल भी लो रहता है। लेकिन जब यहां से धीरे धीरे एस्ट्रोजन आगे बढ़ता है और फॉलिकल का डेवलपमेंट होता चला जाता है, धीरे धीरे जैसे जैसे फॉलिकल का डेवलपमेंट होता चला जाएगा, जैसे जैसे ये आगे जाएगा फॉलिकल बड़ा होता चला जाएगा, फॉलिकल की लेयर बड़ी होती चली जाएगी, तो एस्ट्रोजन रिलीज होगा। ध्यान सुनिएगा, फॉलिकल का डेवलपमेंट हुआ, एस्ट्रोजन रिलीज हुआ। एस्ट्रोजन जैसे ही रिलीज होता है, ये इंफॉर्मेशन पहुंचती है हमारे ब्रेन तक, हाइपोथैलेमस तक। हाइपोथैलेमस जैसे ही देखता है कि एफएसएच एस्ट्रोजन का लेवल हाई हो रहा है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स स्टिमुलेट होना शुरू हो जाता है, रिलीज होना शुरू हो जाता है। मतलब एस्ट्रोजन का लेवल अगर नीचे हाई हुआ तो ये इंफॉर्मेशन पहुंची जीएनआरएच के पास, और जीएनआरएच बढ़ना शुरू हो जाएगा। और जब जीएनआरएच बढ़ेगा तो एफएसएच और एलएच भी बढ़ेगा, और जब एफएसएच और एलएच बढ़ेगा तो एस्ट्रोजन का लेवल और ऊपर, और एलएच तो एकदम टॉप पे पहुंच जाता है। ठीक है, अब आगे के फेज में आप देखेंगे, ध्यान सुनिएगा मेरी बात को, अभी आगे देखते रहिए, सारी बातें बड़ी स्मूथली समझ में आएगी, आराम समझेंगे। द लो लेवल ऑफ एस्ट्रोजन सप्रेस एलएच सिक्रीशंस। लो लेवल पे एलएच, अगर एस्ट्रोजन है तो एलएच का सिक्रीशन कम होगा। लेकिन अगर एस्ट्रोजन बढ़ा तो जीएनआरएच इंफॉर्मेशन देगा जीएनआरएच को कि तुम एफएसएच और एलएच को बढ़ाओ। एस्ट्रोजन अगर बढ़ेगा तो जीएनआरएच के पास इंफॉर्मेशन जाएगी। अगर एस्ट्रोजन बढ़ा, फॉलिकल सेल से अगर एस्ट्रोजन बढ़ा तो इंफॉर्मेशन किसके पास गई? जीएनआरएच के पास, और जीएनआरएच तुरंत किसका सिक्रीशन शुरू कर देगा? जीएनआरएच सिक्रीशन शुरू करेगा पिट्यूटरी से एफएसएच और एलएच का। तो अगर एस्ट्रोजन बढ़ा तो एफएसएच एलएच भी क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। अगर एस्ट्रोजन बढ़ा तो एफएसएच एलएच क्या होगा? बढ़ेगा। नो डाउट कि सबसे पहले शुरुआत एस्ट्रोजन को किसने की थी? एफएसएच ने ही की थी। लेकिन यहां पे एस्ट्रोजन जो है एक तरीके का पॉजिटिव काम कर रहा है, और वो एलएच को इंक्रीज करेगा। तो भी आप देखेंगे आगे की तरफ कि क्या हो रहा है। देखिए यहां पे द लो लेवल ऑफ एस्ट्रोजन सप्रेस एलएच। अगर लो लेवल पे एस्ट्रोजन है तब तक तो एलएच नहीं सिक्रीट होगा। देखिए अगर लो लेवल पे एस्ट्रोजन है तब तक देखिए एलएच नॉर्मल है, एलएच नॉर्मल ही रहेगा, आगे भी अभी आप देखेंगे एलएच नॉर्मल है। लेकिन अगर ये बढ़ा, अगर एस्ट्रोजन बढ़ा तो भैया मेरे एलएच भी बढ़ेगा। ठीक है, तो देखिए यहां पे देयरफॉर एलएच लेवल रिमेन लो व्हाइल एस्ट्रोजन लेवल आर लो। अगर एलएच तब तक लो है जब तक हमारा एस्ट्रोजन लेवल लो है। बट बाई डे 7, 7वें दिन के बाद, 7वें दिन के बाद जब मेंस्ट्रुएशन ओवर हो जाएगी, या किसी किसी में 5 दिन, जैसे ही मेंस्ट्रुएशन ओवर होगी, दोबारा से जो ब्लीडिंग के फॉर्म में मेम्ब्रेन कट के निकल गई ना, अबे दोबारा से मेम्ब्रेन यहां बननी शुरू हो जाएगी। मतलब कि इंडोमेट्रियम वॉल रीबिल्ड होगी। क्या होगी? रीबिल्ड होगी। अब अगर इंडोमेट्रियम वॉल रीबिल्ड होगी, अगर इंडोमेट्रियम वॉल रीबिल्ड होगी तो उसी टाइम पे क्या होता है? उस टाइम पे होता है क्या कि यहां पे धीरे धीरे एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता है, क्योंकि फॉलिकल सेल का डेवलपमेंट अब ज्यादा बड़ा हो गया। अब फॉलिकल सेल बड़ी हो गई, और अगर फॉलिकल सेल्स बड़ी हो गई तो आपको मैं बता दूं कि फॉलिकल सेल के बड़े होने से इफेक्ट ये पड़ा कि एस्ट्रोजन का लेवल इंक्रीज हो गया। और जब एस्ट्रोजन इंक्रीज हुआ तो इसका डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ा किसके ऊपर? गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स के ऊपर। और गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जब रिलीज होगा तो क्या ज्यादा बनेगा? एफएसएच एंड एलएच।
और यहां पे देखिए तो एफएसएच एस्ट्रोजन बढ़ा तो एलएच का लेवल क्या हो गया, बढ़ गया। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर एस्ट्रोजन इंक्रीज होगा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन से और फॉलिकल सेल से, तो एलएच का लेवल ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा। बात समझ में आया? एलएच एस्ट्रोजन रिस्पॉन्सिबल नहीं है एलएच पे, एस्ट्रोजन डिपेंड नहीं है एलएच पे, बट एलएच डिपेंड है एस्ट्रोजन पे। क्योंकि अगर एस्ट्रोजन अगर इंक्रीज नहीं होगा तब तक इंफॉर्मेशन गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स के पास नहीं पहुंचेगी, और अगर वो नहीं पहुंचेगी तब तक एलएच इंक्रीज नहीं होगा। तो अब सोचो सर एलएच के बारे में क्यों इतना पीछे पड़े हुए हैं। बात यह है कि जब एलएच इंक्रीज होता है तो उसके साथ भाई जब गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होगा तो एलएच भी होगा और एफएसएच भी तो होगा ना मेरे भाई, दोनों रिलीज होंगे ना। तो जब दोनों रिलीज हुए तो एलएच थोड़ा ज्यादा पीक पे रिलीज हुआ और एफएसएच थोड़ा कम। इसने क्या कर दिया, ट्रिगर कर दिया हमारे फॉलिकल को ओवम को बाहर निकालने के लिए। इसने ट्रिगर कर दिया हमारे सेकेंडरी oocytes को बाहर निकालें। अभी तो प्राइमरी था, अब सेकेंडरी हो गया ये। और यहां से आते आते 14वें दिन में आते आते जो हमारी ओव्यूलेशन है, मतलब जो हमारी ओवम थी वो उसका एक पूरी तरह डेवलप हो जाता है और अब वो ओव्यूलेशन के लिए तैयार होती है। लाइन को पढ़ लेते हैं। एज द लेवल ऑफ एस्ट्रोजन इंक्रीज, जैसे ही एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता है, इट बिगिन टू एक्सर्ट पॉजिटिव फीडबैक ऑन एलएच लेवल। अगर एस्ट्रोजन बढ़ेगा तो एलएच के लेवल पे भी पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा, मतलब वो भी बढ़ेगा। दैट इज इंस्टेड सप्रेसिंग एलएच सिक्रीशन बाय द पिट्यूटरी, एस्ट्रोजन नाउ स्टिमुलेट एलएच सिक्रीशन। एस्ट्रोजन ने एलएच के सिक्रीशंस को बढ़ा दिया। द इंक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन ट्रिगर्ड अ लार्ज स्पाइक इन एलएच। एस्ट्रोजन के हाई लेवल ने एलएच को पीक पे पहुंचा दिया एंड स्मॉल पीक ऑफ एफएसएच, और साथ में आपको एफएसएच का भी एक छोटा सा पीक देखने को मिलता है क्योंकि दोनों रिलीज हो रहे हैं वहां से। That together signal the end of follicular phase। जिस टाइम पे LH and FSH पूछेगा क्वेश्चंस कि कौन सी वो फेज है जो सिग्नल का काम करती है LH और FSH के सिक्रीशन के लिए या फॉलिक्यूलर फेज के एंड के लिए, तो वो फेज है जिस टाइम पे LH एंड FSH अपने पीक पे हो। LH और FSH एक टाइम पे अपने पीक पे पहुंचती हैं, वो सिग्नल होता है कि यहां पे फॉलिक्यूलर फेज की समाप्ति होने वाली है और नए फेज की शुरुआत होती है जिसको हम लोग कहते हैं ल्यूशियल फेज। यहां पे होता है ओव्यूलेशन और एग जो है एलएच के ऊपर पहुंचने से एक सिग्नल की तरह काम करता है और ओवरी जो ओवम है वो वॉल को रप्चर करके बाहर निकल जाती है, फॉलिकल्स को रप्चर करके बाहर निकल जाती है। भैया मेरे फॉलिकल का काम तो खत्म, और फॉलिकल का काम खत्म तो एस्ट्रोजन रिलीज होना बंद हो जाएगा, क्योंकि जब तक फॉलिकल का डेवलपमेंट होगा एस्ट्रोजन बढ़ेगा। बट यहां क्या हुआ, फॉलिकल का डेवलपमेंट बंद हो गया। फॉलिकल के डेवलपमेंट जब ओव्यूलेशन हो गया, ओवम बाहर चला गया, तो काहे बात के फॉलिकल का डेवलपमेंट। अब जब भैया मेरे ओवम बाहर चला गया तो फॉलिकल का काम खत्म, तो एस्ट्रोजन का लेवल धीरे धीरे समय के साथ कम हो जाएगा। धीरे धीरे समय के साथ एस्ट्रोजन का लेवल कम होगा, तो एस्ट्रोजन के लेवल के कम होने से एलएच और एफएसएच के लेवल भी कम हो जाएंगे, क्योंकि जीएनआरएच सिक्रीट होना बंद हो जाएगा। क्योंकि एस्ट्रोजन कम तो जीएनआरएच बंद, एलएच कम एफएसएच कम। एस्ट्रोजन ज्यादा तो जीएनआरएच इंक्रीज, एफएसएच इंक्रीज, एलएच इंक्रीज। क्या बताया मैंने, अगर एस्ट्रोजन कम तो एफएसएच कम, एलएच कम, जीएनआरएच बंद। ठीक, अगर एस्ट्रोजन हाई तो जीएनआरएच हाई, एफएसएच हाई एंड एलएच हाई। तो बात समझ में आई मेरी। यहां के बाद कम क्यों हुआ, क्योंकि फॉलिकल का काम खत्म। जो एस्ट्रोजन को इंक्रीज करता था वो तो रह ही नहीं गया, और जब मेरे भाई वो ही नहीं रह गया तो इंक्रीज करेगा कौन, क्योंकि यहां से कार्पस ल्यूटियम बनना शुरू हो जाता है, और कार्पस ल्यूटियम जो है वो प्रोजेस्टेरॉन को बढ़ावा देता है और एस्ट्रोजन को घटावा देता है। रिजल्टेंट क्या होता है कि यहां पे ल्यूशियल फेज में प्रोजेस्टेरॉन का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, और प्रोजेस्टेरॉन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोजेस्टेरॉन रिस्पॉन्सिबल होता है रीबिल्ड करने के लिए इंडोमेट्रियम वॉल को। यही इंडोमेट्रियम वॉल को दोबारा रीबिल्ड करता है, क्योंकि इसको लगता है कि जो एग गया हुआ है ना, ये एग जाके फर्टिलाइज हो जाएगा, और फर्टिलाइज हो गया तो ओवरी कैसे बनेगी। बिना इंडोमेट्रियम वॉल के बने ओवरी का डेवलपमेंट नहीं हो सकता।
तो दोबारा से इसको ओवरी के डेवलपमेंट के लिए तैयार करने में कौन रोल प्ले करता है? प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन बोथ। तो द सेकेंडरी oocyte दैट इमर्ज फ्रॉम रप्चर्ड फॉलिकल, वो जो अभी इमर्ज हुई है रप्चर फॉलिकल से, वो कहां जाती? ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब में। इन द ओवरी द कार्पस ल्यूटियम डेवलप फ्रॉम रप्चर्ड फॉलिकल्स, जो रप्चर्ड फॉलिकल है उसका डेवलपमेंट किससे आती है? कार्पस ल्यूटियम रप्चर्ड फॉलिकल से। द लेवल ऑफ एस्ट्रोजन, एफएसएच एंड स्पेशली लो एलएच नॉट ड्रॉप, एफएसएच एलएच ड्रॉप हो जाती है, बट रिस्पॉन्स टू प्रीवियस सर्ज एलएच द कार्पस ल्यूटियम बिगिन टू सिक्रेट लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। चूंकि एलएच इतना पीक पे रहता है ना, उसी के रिस्पॉन्स के कारण कार्पस ल्यूटियम बहुत ज्यादा प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करती है, क्योंकि एलएच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स। चूंकि एलएच इतना पीक पे होता है ना कि उसका रिस्पॉन्स अभी तक चलता रहता है और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स बनता रहता है। तो प्रोजेस्टेरॉन के बनने से क्या होता है कि इंडोमेट्रियम वॉल दोबारा से बननी शुरू हो जाती है, और इस तरीके से ये यहां पे 28 डेज में आपकी ये हो जाती है। और कार्पस ल्यूटियम, पहले कार्पस ल्यूटियम फिर कार्पस एल्बिकेंस बना लेती है। लेकिन अब उस एग का क्या हुआ? अगर वो एग जो रिलीज होकर के फैलोपियन ट्यूब में गई है, अगर उसको स्पर्म मिल गया तो वो फर्टिलाइज करेगी, और फर्टिलाइज करने के बाद वो हमारे यूटरस में इंडोमेट्रियम वॉल में चली जाएगी, जहां वो यूटरस का डेवलपमेंट करेगी। सर्विक्स रीजन में जहां पे यूट्रस बनना है, वहां पे वो इंडोमेट्रियम वॉल में चली जाएगी और वहां उसका डेवलपमेंट करेगी। बट सवाल इस बात का उठता है, अगर ये नहीं हुआ तो दोबारा से फिर से एक से लेकर के दोबारा जो देखिए जो इंडोमेट्रियम वॉल बनी हुई, ये फिर से रप्चर होगी, फिर से यही फेज चलनी शुरू हो जाएगी। अगर एग जो है, अगर हमारी सेकेंडरी oocyte फर्टिलाइज नहीं की, तो दोबारा से ये साइकिल अगली बार से स्टार्ट हो जाती है। ठीक, तो यहां पे सीधी सी बात लिखी हुई है कि द राइज ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ता है, जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ता है, थिक एंड यूट्राइन लाइनिंग, यूट्रस की जो लाइनिंग है, जो इंडोमेट्रियम वॉल है, वो दोबारा से बननी शुरू हो जाती है, वो दोबारा से बननी शुरू हो जाती है। टिश्यू विल वेल डेवलप ब्लड सप्लाई क्रिएटिंग एन एनवायरनमेंट दैट विल सपोर्ट एम्ब्रियोनिक इम्प्लांटेशंस, क्योंकि एम्ब्रियो बच्चा भाई अगर यार सोचो, अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए अच्छी तरह चाहिए कि नहीं चाहिए इंडोमेट्रियम वॉल? यस, तो प्रोजेस्टेरॉन की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। तो द कार्पस ल्यूटियम रिमेन एक्टिव ड्यूरिंग द फर्स्ट प्रेगनेंसी एंड कीप प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन लेवल हाई। जब पहली प्रेगनेंसी होती है तो उस समय तक प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ा रहता है। अभी आप आगे की तरफ ग्राफ में अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहां पे आप ये बात ध्यान रखेंगे कि अगर प्रेगनेंसी शुरू हो गई तो यहां से प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ जाएगा, एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाएगा, अगर प्रेगनेंसी स्टार्ट हुई तो। लेकिन अगर प्रेगनेंसी स्टार्ट नहीं तो ये लेवल लो ही रहेगा, ये लेवल लो ही रहेगा। अगर प्रेगनेंसी स्टार्ट हुई तो ये लेवल बढ़ जाएगा, लेकिन प्रेगनेंसी अगर स्टार्ट नहीं हुई तो लेवल लो ही रहेगा। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे अपने हमेशा कि प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन हाई। अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो, पहली प्रेगनेंसी अगर हुआ, अगर कंसीव हो गया तो उस कंडीशंस में भाई ये हमेशा हाई रहेगा। व्हेन फर्टिलाइजेशन डज नॉट, अगर फर्टिलाइजेशन डज नॉट तो कार्पस ल्यूटियम धीरे धीरे खत्म होकर कार्पस एल्बिकेंस बना लेगा और वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, और प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का लेवल डाउन हो जाएगा अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई तो। लेकिन अगर प्रेगनेंसी हुई तो आगे मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद, एस्ट्रोजन डेवलपमेंट नहीं होगा। अब यही जो एस्ट्रोजन चल रहा है यही चलेगा, अब बस यही चलेगा, इसी को रिलीज करवाएगा एफएसएच। समझ रहे हो मेरी बात की नहीं? तो यहां पे यही चीज आपकी इंपॉर्टेंट है। प्रोजेस्टेरॉन का रोल होता है थिकन करना, डेवलपमेंट में मतलब मदद करना हमारे उसका, ठीक है, हमारे जो यूट्राइन मेम्ब्रेन है उसका डेवलपमेंट करना। विथ प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन लेवल लो, फीडबैक इनहिबिशन ऑफ एलएच एंड एफएसएच इज रिमूव्ड। एलएच एफएसएच का इनहिबिशन रिमूव हो जाएगा और वो लगातार अपना जिस तरह से है वो रिलीज होती रहेंगी अगर प्रेगनेंसी है तो। अगर नहीं है प्रेगनेंसी तो अगेन भाई नई साइकिल उसी तरह से चलेगी जैसे मैंने शुरुआत की हुई थी। यहाँ पे इस डायग्राम को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, काफ़ी हद तक आपकी चीज़ों को काफ़ी हद तक अच्छा कर देगी। कैसे अच्छा करेगी आइए देखते हैं। अगर यहाँ पे आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे इस साइकिल को 3 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है जो आपके रिवीजन में काफ़ी मदद करेगा। पहला देखिए फॉलिक्यूलर फेज, कितनी अच्छी बात, कितना अच्छा डायग्राम। देखिए हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस ने कौन सा हार्मोन रिलीज किया बताओ बेटा? जीएनआरएच। जीएनआरएच रिलीज हुआ तो एलएच एंड एफएसएच स्टिमुलेट सेवरल फॉलिकल टू ग्रो। जीएनआरएच रिलीज हुआ तो एंटीरियर पिट्यूटरी से एलएच और एफएसएच निकला और वो किसका डेवलपमेंट किया? फॉलिकल का। फॉलिकल ने किसका डेवलप, फॉलिकल कौन क्या रिलीज किया भाई? एस्ट्रोजन। क्या रिलीज किया? एस्ट्रोजन, बट लो लेवल ऑफ एस्ट्रोजन। इस समय रेड का मतलब है लो, रेड का मतलब है लो, लो लेवल ऑफ एस्ट्रोजन। इसने क्या किया? एंडोमेट्रियम वॉल को डैमेज किया भाई, नो डाउट। और ये जब डैमेज हुआ एंडोमेट्रियम वॉल तो उससे रीजन वही तो मेंस्ट्रुअल साइकिल भाई, शुरुआत में जो ब्लीडिंग वगैरह थी। तो अब देखो यहाँ पे
लो लेवल ऑफ एस्ट्रोजन ने क्या किया, हाइपोथैलेमस बोला जीएनआरएच सिक्रीशन को रोको। अभी इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि एस्ट्रोजन का लेवल लो है। एस्ट्रोजन का लेवल अगर यहां से लो, एस्ट्रोडियोल का मतलब एस्ट्रोजन, अगर एस्ट्रोजन का लेवल रेड पे है तो हाइपोथैलेमस तक इंफॉर्मेशन नहीं जाएगी, वहां इंफॉर्मेशन जाएगी निगेटिव रोकने वाली कि भैया रोक दो जीएनआरएच, अभी अब जरूरी नहीं, एक बार रिलीज कर दिया ना एफएसएचएलएस, अब रोक दो, अब एस्ट्रोजन को बढ़ने दो। तो यहां पे क्या हुआ, देखो ओवेरियन में क्या हुआ भाई, ब्रेन ने ये किया, लेकिन ओवरी में क्या चेंजेस हुआ, इनहिबिट जीएनआरएच सिक्रीशन, जीएनआरएच सिक्रीशन को रोक दिया गया, कीपिंग एलएच एंड एफएसएच लेवल लो, जिससे कि एलएच और एफएसएच का लेवल लो बना रहा, हल्का रिलीज होता रहा। कॉज इंडोमेट्रियम आर्टरीज कॉन्स्ट्रिक्शन रिजल्टिंग मेंस्ट्रुएशन, जिसके कारण क्या हो गया कि एलएच एफएसएच ना होने के कारण इंडोमेट्रियम वॉल का डेवलपमेंट अच्छा नहीं हुआ, वो बाहर निकलती रही ब्लीडिंग के फॉर्म में। सेकेंड स्टेज में क्या हुआ, जब 14वें दिन की शुरुआत हुई तो उस टाइम पे मैंने कहा फॉलिकल का डेवलपमेंट कंप्लीट, एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ गया, देखिए ग्रीन हो गया, एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ा तो हाइपोथैलेमस के पास इंफॉर्मेशन गई, मेरे भाई एस्ट्रोजन बढ़ा हुआ है, हाइपोथैलेमस तुरंत एलएच और एफएसएच के सिक्रीशन को बढ़ा देती है, खटाखट बढ़ा देती है, कहती चलो भाई चलो 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 बहुत जल्दी से एलएच और एफएसएच दोबारा रिलीज होती है फॉलिकल्स में, जिससे वो बिल्कुल पीक पे पहुंच जाती है, यही वो पीक वाला टाइम है, और इसी टाइम फॉलिकल से ओवम का रिलीज हो जाती है, ओवम बाहर निकल जाती है और इंडोमेट्रियम वॉल दोबारा से बननी शुरू हो जाती है, रीबिल्ड शुरू हो जाता है, क्योंकि एलएच का लेवल क्या हो गया, बढ़ गया, एफएसएच का लेवल क्या हो गया, बढ़ गया, तो प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन के बढ़ गया। इसके रिस्पॉन्स में क्या होगा, एलएच के बढ़ने से प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ता है, और प्रोजेस्टेरॉन के लेवल से बढ़ने से इंडोमेट्रियम वॉल थिक होनी शुरू हो जाती है, दोबारा से रीबिल्ड होनी शुरू हो जाती है। अगर आप अभी भी नहीं समझ पा रहे हो इंडोमेट्रियम वॉल को, तो मेरे भाई आप बुक खोलिए और इंडोमेट्रियम वॉल को आप देखिए कहां पे होती है, आपको समझ में आ जाएगा, प्रीवियस वीडियो को देखिए आप। अब यहां पे आप समझिएगा, स्टिमुलेट जीएनआरएच सिक्रीशन बाय हाइपोथैलेमस एंड एलएच एंड एफएसएच लेवल राइज। भाई अगर आपका एस्ट्रोजन बढ़ा, अगर एस्ट्रोजन बढ़ा तो फिर हाइपोथैलेमस जीएनआरएच का और रिलीज करवाओ, और ये पहुंच जाते हैं अपने पूरे चरम सीमा पीक पे। थर्ड फेज जब ल्यूटियल फेज आती है तो उस टाइम पे क्या होता है कि हाइपोथैलेमस रिलीज करती है जीएनआरएच को, जो रिलीज हो रही होती है भैया मेरे, जब फॉलिकल खत्म तो एस्ट्रोजन का लेवल क्या हो गया, लो हो गया ना, और जब लो हो गया एस्ट्रोजन का लेवल तो भैया हाइपोथैलेमस जीएनआरएच सिक्रीशन को बंद कर देगा, कहेगा भाई हम नहीं करेंगे। लेकिन अगर प्रेगनेंसी होती है तो लगातार प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का रिलीज होता रहेगा, अगर प्रेगनेंसी नहीं होती तो लगातार नेक्स्ट में नई साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आए वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। अगर किसी तरीके के वीडियो में आपको प्रॉब्लम्स लगती है तो ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शंस में। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, शेयर जरूर करा करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चैनल के मीडियम से जोड़े ताकि आप सभी लोग इसका एंजॉय ले पाइए। और साथ में आपको बताना चाहूँगा कि नीट की कोचिंग अगर किसी बच्चे को करनी है, नीट की जो है एक कोचिंग क्या बोलूँ, एक ट्यूशन की तरह से होती है, मेरी क्लासेस अनलिस्टेड होती हैं जिसमें बहुत ही सीमित बच्चे होते हैं। तो अगर आप भी कोचिंग के लिए इंटरेस्टेड हैं तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर जो है आपको नीचे जो है वो प्रोवाइड हो जाएगा, आप उस नंबर पे कॉल करके सीट रजिस्टर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।